हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल हम लोग चैप्टर 4, 5 और 6 पढ़े थे। उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे देखेंगे। तो चलिए आप बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है। ये बताइए कि मतलब किस तरह की झील है, मीठे पानी या खारे पानी की झील। खारे पानी का झील है। और इस झील का मतलब आकार कैसा है। त्रिभुजाकार है। लैगून है। अच्छा। अब आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। सांभर झील। सांभर झील कहाँ अवस्थित है। सांभर झील राजस्थान में। अब भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। अब बताइए कि तुलबुल परियोजना जो है किस झील पे है। तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर है कि वही बुल्लर झील या चिनाब नदी दोनों। अब आपको बताना है, हम झील का नाम बोलेंगे, आपको उसका संबंधित राज्य बताना है। तो कल तो टिक मालूम है, नाग वाला जितना होगा जम्मू कश्मीर, और ताल वाला जितना होगा उत्तराखंड, अब बाकी इधर उधर। तो डल झील बताइए। डल झील जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। मानस बल झील मानस हिमाचल प्रदेश। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। और नागिन झील जम्मू कश्मीर। और ताल वाला सब उत्तराखंड में थे। सतताल झील उत्तराखंड, नैनीताल, राकास ताल, मालाताल, देवताल, खुरपा ताल, ये सब है उत्तराखंड में। अब बताइए सांभर झील कहाँ है। सांभर झील राजस्थान में। राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान। लून करनसर झील लून करनसर राजस्थान। जयसमंद झील ये राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। और डिडवाना झील राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश तेलंगाना। हुसैन सागर दोनों का मतलब जोड़ता है सिकंदराबाद हैदराबाद। कोलेरू झील कोलेरू आपको कर्नाटक आंध्र प्रदेश। अच्छा कोलेरू चिल्का तो उड़ीसा में मालूम है। कोलेरू कहाँ बा। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। चिल्का मणिपुर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। हम क्या कहते हैं। अब बताइए गोविंद बल्लभ पंत जो सागर झील है उस पर कौन सा बांध बनाया गया है। ये है तो रिहंद नदी पे है, तो रिहंद बांध होगा। हाँ वही है। अब बताइए पहाड़ियों से ऊंट जो कडाल पुल है वो कहाँ अवस्थित है। ऊंट कडाल आप डल झील के बीच में स्थित है। इसका अधिकांश भाग जो है निशांत बाग से दिखाई देता है। अब आप बताइए कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। चोलामू झील है। हाँ। बताइए चोलामू झील कहाँ अवस्थित है। चोलामू आपको तो राजस्थान में है। सिक्किम नदी पर सिक्किम है। तीस्ता नदी पे, वहीं से तीस्ता नदी मतलब निकलती है, उद्गम है तीस्ता नदी का। अब आप बताइए कि सांभर झील जो है किस तरह के झील का उदाहरण है। बालसन झील उसमें सांभर झील से नमक निकलता है। और डिडवाना झील बताइए किस तरह के झील का उदाहरण है। प्याला। प्याला। अब आप बताइए कि महाराष्ट्र में जो स्थित लोनार झील है वो मतलब किस तरह के झील से मतलब वो बना हुआ है। उल्का पिंड गिरा है। वही बुल्ढाना जिले में है ना, महाराष्ट्र में। बुल्ढाना जिला ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। अब आप बताइए कि उकाई जो है, उकाई परियोजना किस राज्य में है। केरल में। गुजरात। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। अब आप बताइए कि राणा प्रताप सागर कहाँ अवस्थित है। तो राजस्थान में है। और जवाहर सागर राजस्थान। गांधी सागर मध्य प्रदेश। और ये चंबल नदी पर स्थित ये झील है। अब आपको बताना है कि नागा अर्जुन सागर बताइए। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। अब बताइए तुंगभद्रा किस राज्य में है। तुंगभद्रा आपको मध्य प्रदेश कर्नाटक। कर्नाटक। अब बताइए तुंगभद्रा जो नदी है वो मतलब प्राकृतिक नदी है या मानव निर्मित झील है। जो तुंगभद्रा है। मानव निर्मित झील है तुंगभद्रा।
एगो चेन्नई में कौन है जी मानव निर्मित? चलिए आगे देखते हैं। लोकटक झील बताइए। मणिपुर। मणिपुर में। अब आपको बताना है कि इस झील में कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय केवल उद्यान। लमजाओ। काबिल लमजाओ राष्ट्रीय अब बताइए कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे मतलब बड़ा मीठे पानी के झील यही कौन है लोकटक झील। लोकटक झील। अब बताइए हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर। हुसैन सागर। अब आपको बताना है कि केरल में कौन सा झील है जो एक लैगून झील का उदाहरण है। केरल में तो वही है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड केरल में है। इसी झील पे बिलिगटन द्वीप है जहां राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। अब आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 47 है। NH-47 है, बिल्कुल है। अभी बताइए कि कहाँ अवस्थित है। वही बिलिंगटन द्वीप पर है। बिलिंगटन द्वीप पर। अब बताइए कि दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है। वेम्बनाड है का पुलिकट। पुलिकट। हाँ पुलिकट। अब आपको बताना है कि पुलिकट झील में जो मतलब पानी है उसका मुख्य स्रोत कौन कौन सी नदी है। तीसरा अरानी है, कालंजी है और सोनमुखी नदी है। पुलिकट झील आपका होगा तमिलनाडु में, तीसरा होगा सिक्किम में। तीसरा सिक्किम में। हाँ अच्छा तो कहाँ। अब बताइए कि बर्किंघम नहर जो है वह मतलब किस झील के पास अवस्थित है। बर्किंघम नहर पुलिकट झील है। अब आपको बताना है भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो आप बताइए कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। कोचिकल। कुंचिकल। अब बताइए कुंचिकल किस राज्य में अवस्थित है। कोचिकल आपको राजस्थान कर्नाटक। अब प्रश्न बनता है कि किस कुचिकल जो जलप्रपात है किस नदी पर अवस्थित है। बराही नदी पर। अब अगला प्रश्न बनता है कि कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात है। कावेरी नदी पर कौन है। हेगनेकल जलप्रपात किस राज्य में। हाँ कावेरी नदी पर हेगनेकल जलप्रपात है। अब बताइए राज्य संबंधित इसका राज्य। कर्नाटक। तमिलनाडु। तमिलनाडु में। अब बताइए कि भारचूकी जो जलप्रपात है वो हाँ कौन से राज्य में है। ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है। अब बालमुरी जलप्रपात बताइए किस राज्य में है। बालमुरी ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक ही नदिया पर चल रहा है। अब आपको बताना है, हम जलप्रपात का नाम बोलेंगे, आपको उसका संबंधित राज्य बताना है, उसके बाद संबंधित नदी बताना है। तो आप बताइए कुचिकल किस राज्य में है। कर्नाटक। कुचिकल किस नदी पे है। बराही नदी। दूध सागर बताइए किस राज्य में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में बिल्कुल सही है। मांडवी नदी पर। जोगा और गरसोपा बताइए नदी पर कर्नाटक। ये ना बताइए किस राज्य में है। एना हो गया आपका कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में। और कौन सा नर्मदा नदी। और शिव समुद्रम बताइए किस राज्य में है। शिव समुद्रम में कर्नाटक। और कौन से नदी पे है। कावेरी नदी पे बिल्कुल सही है। गोकक जलप्रपात बताइए। गोकक नदी पर। राज्य बताइए। गोवा कर्नाटक। पैकारा जलप्रपात बताइए। पैकारा चंबल नदी पे है। नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु में है। चुलिया तो मालूम है किस राज्य में है। चुलिया राजस्थान में। और कौन से नदी पर। चंबल है। आप पुनासा बताइए किस राज्य में है। ये चंबल में, लेकिन ये हो जाएगा राजस्थान में है चंबल नदी पर। अब बिहार बताइए किस राज्य में है। बिहार जलप्रपात नदी पर है। राजस्थान में। धुआंधार बताइए जलप्रपात किस नदी पे है। नर्मदा। हुंडरू बताइए किस राज्य में है। झारखंड में। अब आपको बताना है कि भारत की जलवायु किस तरह की जलवायु का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय मानसून। अब बताइए कि भारत का मौसमी संबंधी सेवा का प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ अवस्थित था। शिमला। अभी कहाँ अवस्थित है। पुणे में। अब भारत का जो मौसमी संबंधी मानचित्र प्रकाशित होता है वह कहाँ से प्रकाशित होता है। पुणे से। अब बताइए भारतीय जलवायु को मुख्यतः प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं। एगो हिमालय करता है, हिंद महासागर।
अब आपको बताना है कि भारत में कितने तरह की ऋतु पाई जाती है। ऋतु 4 गो। 4 गो। अब बताइए कि शीत ऋतु का समय कितना से कितना तक होता है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी 15 फरवरी। शीत ऋतु का होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। अच्छा मार्च। ग्रीष्म ऋतु बताइए। 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु बताइए। 16 जून से 3 महीने आगे चल जाइए। 15 सितंबर तक। 4 महीने। और शरद ऋतु बताइए 16 सितंबर से 14 मार्च 14 दिसंबर तक। अब बताइए कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किसके कारण होती है। उत्तरी पश्चिमी। कले तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम। अब बताइए कि जो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है राजस्थान में, इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है उस वर्षा को हम लोग मावट कहते हैं। मावट। अब बताइए कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु तटों पर या कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है किस मानसून के कारण होती है। लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। अब बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में असम या बंगाल में गरज के साथ वर्षा होती है। इन मतलब हवाओं को पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी। नॉर्वेस्टर। बंगाल में करते हैं। अब आपको बताना है कि जो चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा किस राज्य में प्रसिद्ध है। कर्नाटक में। अब जो काल बैसाखी नॉर्वेस्टर वाला ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको केरल में किस वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा। आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क भागों में गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं। लू कहते हैं। अब बताइए कि वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब क्षेत्र बन जाता है। उस उष्ण दाब क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं। मानसून। मानसून गर्त कहते हैं। अब आपको बताना है कि मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण आपको बताना है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय अवधि बताना है कि कितना कितना से कितना मतलब डेट तक ये रहता है। महीना बताइए। जून में सितंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक कौन आएगा। उत्तरी पूर्वी प्रवर्ती मानसून काल। और मार्च से मई तक कौन सा मानसून आएगा। वर्षा का मानसून आएगा। मानसून काल आएगा। और जनवरी फरवरी में शीत ऋतु या उत्तरी पूर्वी मानसून। अब बताइए कि सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है भारत में। दक्षिण पश्चिम। दक्षिणी पश्चिमी से लेके अब बताइए कि भारत की परिद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित होती है। इन 2 शाखाओं का नाम बताइए। एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि अरब सागर की शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा होती है या बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे ज्यादा होती है। लगभग 80% वर्षा जो है अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है भारत बंगाल खाड़ी में इधर से आएगी तो इधर रहेगा, उत्तर में रह जाएगी और वो पूरा पर्वत से टकराते आती है, वर्षा करा देती है। आप बताइए कि प्रतिवर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन के कारण सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है। तमिलनाडु में। केरल में। तमिलनाडु में होता है। शुरू करते हैं भारत की मिट्टी चैप्टर 7। तो आप बताइए कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। पेडोलॉजी। अब बताइए कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। 8 भागों में बांटा है। 8 भाग। अब देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में किस मतलब तत्व की अधिकता होती है। पोटास की बहुलता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है।
भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। आप बताइए कि जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है? धान गेहूं चना बाजरा ये सब। हाँ, धान गेहूं मक्का तिलहन दलहन आदि ये प्रमुख फसलें हैं जो उगाई जाती है। अब बताइए कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में क्षेत्रफल मतलब इसका कितना है? 43% है का। 22%। 22%। अब बताइए कि जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? खादर बांग। अच्छा, नहीं तो अब बताइए कि खादर को पुरानी मतलब मिट्टी को खादर बांग नहीं जलोढ़ को कहते हैं हम खादर। खादर। अब बताइए कि उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी कौन सी है? खादर है। खादर जलोढ़ मिट्टी में आप आइए। खादर सबसे अधिक खादर है। बाढ़ में अब बताइए कि काली मिट्टी में किस किस चीज की बहुलता होती है? आयरन के, चूना के, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का। अब बताइए कि इसकी मिट्टी काला रंग किसके कारण होता है? ये है टिटेनी फेरस हाँ, मैग्नेटाइट के टिटेनी कारण फेरस। होता है। और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। हाँ। अब बताइए काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में किसकी खेती सर्वाधिक की जाती है? कपास की। और इसमें और मतलब कौन सी प्रमुख कपास के अलावा और धान है। गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जो भी मतलब मोटा अनाज है। अब बताइए कि भारत में मुख्यतः काली मिट्टी किस किस राज्य में है? महाराष्ट्र है, गुजरात है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है कुछ। मुख्य रूप से वहीं दो लीजिए। हाँ, मेन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यही पूछता है। अब आपको बताना है कि लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी में किस किस चीज की बहुलता होती है? लौह ऑक्साइड की बहुलता होती है। सिलिकॉन और आयरन की इसमें बहुलता होती है। और लाल मिट्टी किसके कारण लाल होता है? तो ये लौह ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड से ठीक है। अब बताइए कि जो लाल मिट्टी होती है वह मतलब किस प्रकृति की होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है? लाल मिट्टी अम्लीय होती है। लाल मिट्टी अम्लीय होती है। और इसमें मान लीजिए इस मिट्टी में नहीं, इसमें मतलब किस किस चीज का जैसे में कमी रहता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का कमी रहता है। और ये मिट्टी जो है उर्वरता विहीन होती है। और ये बताइए कि लाल मिट्टी जो है भारत में मुख्यतः किस किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाता है। झारखंड में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ पहाड़ी है ना वहाँ पश्चिम बंगाल, वही जहाँ मतलब पहाड़ी, सही है बात बोले हैं। वहीं पाया जाता है। अब बताइए कि लाल मिट्टी की उर्वरता किसका प्रयोग करके बढ़ाई जा सकती है? चूना पत्थर। चूना का प्रयोग। पत्थर कर लेंगे तो अब बताइए लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? लेटराइट में वही होता है जो लाल मिट्टी में होता है। आयरन और सिलिका किसमें बहुलता होती है? और ह्यूमस की कमी होती है। अब बताइए कि गहरी लेटराइट मिट्टी को मतलब विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो जिसमें जो गहरी लाल लेटराइट होता है उसमें किस चीज की बहुलता होती है? आयरन के, लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। और सफेद लेटराइट में मतलब इसमें सफेद लेटराइट जो होता है, ये सफेद रंग किसके कारण होता है? अब कहना पड़ला हमारा काओलिन के कारण, केओलिन के कारण। अब बताइए कि लेटराइट मिट्टी जो है वो किसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मोटा अनाज नहीं, चाय है, इलायची है, काजू, झाड़ी वाला जो होगा ना उसके लिए ज्यादा है। लेटराइट मिट्टी में समय नहीं होता है चाय। अब बताइए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय 1953 में। 1953 में किया गया था। अब आप बताइए कि जो कजरी है या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में, जोधपुर में। आप बताइए कि इसका स्थापना कब किया गया था? 1959 में। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 8 भारत की कृषि। तो बताइए कि भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग कितना % भाग पर कृषि की जाती है? 51% भाग पर कृषि की जाती है। आगे हम बता देते हैं 4% भूभाग पर चारागाह है, 21% भूभाग पर वन है, लेकिन अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है। 24% भूमि बंजर या बिना उपयोगी है। अब बताइए कृषि जो है
किस सूची का विषय है? राज्य सूची। राज्य सूची का। इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची के परिशिष्ट 14 में। अब आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर बताइए किससे संबंधित है? पीसी कल्चर मछली से, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर किससे है? फूलों से, बीटी कल्चर किससे है? अंगूर से, बर्मी कल्चर किससे है? केचुआ, पोमो कल्चर किससे है? हाउस से, ओलोरी कल्चर, क्या बोले? ओलोरी कल्चर, बागवानी, सब्जियों का उत्पादन, सब्जी होता है। हॉर्टिकल्चर। बागवानी। एरोपोटिक बताइए। एरोपोटिक, हवा में जो पौधा उगाना। हाइड्रोपोनिक्स बताइए। जल में पौधा उगाना। अब बताइए कि 1946 में जो मंत्रिमंडल बना था उस समय कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? अरे यही थे जिला राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए कि भारत का पहले मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब बना 1947 में, तो उस समय कृषि मंत्री और अच्छा यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए कि भारत में मतलब जितना खेती की जाती है, खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा किस चीज चावल की जाती है? 47% पर। और उसके बाद गेहूं। बताइए कि भारत विश्व का कितना परसेंट चावल का उत्पादन करता है? लगभग 21% 7 था। बताइए कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और विश्व में चावल उत्पादन चीन। सब कुछ महंगे के नंबर। अब बताइए कि चावल की अधिक पैदावार देने वाली मतलब मुख्य IR20 है। अब बताइए कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। और विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है चीन है। भारत बताइए कि विश्व का कितना परसेंट गेहूं का उत्पादन करता है? लगभग 12। अब बताइए कि कितना मतलब कुल कृषि योग्य भूमि में गेहूं का मतलब कितना? हाँ क्षेत्र 14%। 14%। अब बताइए कि देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर में पंजाब। अब बताइए कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर, गेहूं और चावल पर। परंतु मतलब वो जैसे में गेहूं और चावल पर दोनों पड़ता, लेकिन अब दोनों अलग अलग देगा तो सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ता है। अब बताइए कि मेक्सिको मतलब वो वहाँ मतलब चावल की अधिक उत्पादकता के किस्में विकसित की गई है? कौन से? मेक्सिको में गेहूं का, और फिलीपींस में चावल के अधिक उत्पादन करने वाली किस्में विकसित की गई है। अब देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के बताइए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 67। बताइए कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कहाँ है? जन्मस्थली उत्तराखंड में पंतनगर। बताइए कि भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना वहीं किया था, पंतनगर में। पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब बताइए कि जो पंतनगर यानी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका हो गया था 1960 में किया। अब भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन। आपको बताना है विभिन्न कृषि क्रांतियां। तो हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, सही बात है। श्वेत क्रांति बताइए दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली से, मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से। रजत क्रांति अंडा से। पीली क्रांति तिलहन से। कृष्ण क्रांति काली पेट्रोलियम है का? बायोडीजल। लाल क्रांति टमाटर। गुलाबी क्रांति झींगा। बादामी क्रांति मसाला। सुनहरी क्रांति सुनहरी से आपको हो जाएगा फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू से। स्वर्ण क्रांति पेट्रोलियम बागवानी। स्वर्ण क्रांति बागवानी। और खाकी क्रांति चमड़ा। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। अब बताइए कि तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? तेलहन है सर। सॉरी तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब किया गया था? 60 में।
1986 में। 86 में तेल कैसे आ गया? बताइए कि भारत उर्वरक उत्पादन और उपभोग में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम यूएसए, उसके बाद रसिया। चीन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अच्छा, चीन और तीसरा पर। आप बताइए भारत जो है नाइट्रोजन उर्वरक का खपत लगभग कितना % करता है? 90%। 94%। चलिए। अब फॉस्फेटी उर्वरक का खपत करता है 82%। बताइए कौन सा उर्वरक है जो भारत पूरी तरह से आयात करता है? पोटेशियम। अब बताइए कि भारत विश्व में प्रथम स्थान किसके किसके उत्पादन में रखता है? नहीं, आलू। और भी है, केला में है। चीकू, आम, चीकू और भी था, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी। फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम स्थान है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता कौन सा है? और तंबाकू में भारत का स्थान है तीसरा है। दूसरा पर कौन है? जापान है का? नहीं दिया है। तंबाकू की पत्तियों को सूखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिन। अब बताइए कि भारत में चाय की खेती कब से प्रारंभ की गई है? 1840 से। कहाँ से शुरू किया गया है? जोरहाट असम है। असम का ब्रह्मपुत्र घाटी से। सही तो जा रहे थे। चाय की पत्तियों में बताइए किसके टैनिन पाया जाता है। टैनिन। कॉफी में क्या? अब बताइए कि भारत में सर्वोत्तम चाय का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वोत्तम चाय का उत्पादन दार्जिलिंग। अब बताइए कि विश्व का प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में है? ताइवान। अरे सबसे उच्च कोटि की कहवा कौन सा है? उच्च कोटि का अरेबिक है। हाँ, अरेबिका। अब बताइए रोबस्ता और लिबेरिका ये कहवा किसमें है? जो मोचा कहवा है वो किस देश में उगाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। यमन में। अरे दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका का। अब बताइए कि मक्का में व्हाइट बर्ड बीमारी मक्का में धान में होता है खैरा रोग। अब बताइए कि भारत में फूलों की खेती में सबसे अधिक किस तरह के फूल मतलब उसका उत्पादन किया जाता है? इसका नाम था आर्किड। बताइए आर्किड का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? सुगंधित वस्तु बनाने में, इत्र बनाने में, दवाई भी बनता है, इसको हम लोग खाते भी हैं। बताइए कि ग्वाटर या क्लस्टर बीन जो है किस तरह की फसल है? लेगुमिनस फसल है। दलहन। अब बताइए कि ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ग्वार गोंद केरल है। राजस्थान। अब बताइए कि विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत है। गोंद में भारत है। बताइए कि सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है। अब आपको बताना है कि अंगूर के पैदावार के लिए कौन सा जगह फेमस है? नासिक है। अब भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? केरल। और भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य? आंध्र प्रदेश। और सबसे अधिक मात्रा में केसर प्राप्त किया जाता है। बताइए कि जैविक खेती करने के लिए भारत का प्रथम राज्य किसको घोषित किया गया है? सिक्किम को। अब बताइए अरहर या तूर को और किस किस नाम से जाना जाता है? लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना था। अब बताइए कि लंबे रेशे वाली जो मतलब कपास होता है कौन सा देश फेमस है इसके लिए? कपास के लिए चीन है। अमेरिका वाले कपास के लिए अमेरिका, जिसको वहाँ नरमा कहा जाता है। बताइए कि कपास पर जब फूल आएगा तो आकाश में मतलब बादल नहीं होना चाहिए। तभी वो अच्छा नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे रहित होना चाहिए। बताइए कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है। बताइए अन्न भंडारण करते समय उसमें नमी कम होना चाहिए। 10% कम होना। बताइए दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु मतलब किसका आवश्यकता होती है? किस तत्व का? नाइट्रोजन का। कोबाल्ट का। नाइट्रोजनीकरण के लिए कोबाल्ट का उसमें चाहिए।
अब आगे देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो आप बताइए कि गेहूं किस में आती है? रबी फसल में आती है। अब बताइए अरहर,